Assalamu alaikum. This is Talha Fuzail, and as I have discussed it with you people about the AS level accounting और AS level accounting में हम सबसे पहले cost accounting का part start करेंगे और to understand the cost accounting, first of all, it is very important to understand what is cost classification. ठीक है, अब cost classification को समझने के लिए first we must know why to classify cost. कॉस्ट क्लासिफिकेशन की हमें इसलिए जरूरत पड़ती है कि दिस इज बेसिकली द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट कि उनको कौन सी कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी बिकॉज कॉस्ट इज बेसिकली अ टूल फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, तो टू टेक एनी डिसीजन, इस टूल के जितना ज्यादा हमारे पास इसका ये टूल अवेलेबल होगा, डिसीजन मेकिंग विल बिकम इजियर फॉर अस। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो पहले हम इसको एज अ नेचुरल क्लासिफिकेशन या बाय नेचर इसकी क्लासिफिकेशन हम कॉस्ट की करते हैं। किस तरह से करते हैं? हम कॉस्ट को ब्रेक करते हैं दो हिस्सों में। एक को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेकंड टाइप की कॉस्ट को हम बोलते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब जब नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से बात करते हैं हम, तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से हम अगेन इसको फर्दर डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। एक को हम बोलते हैं सेलिंग एंड distribution, which is a integral part of a business. Selling and distribution may contain the strategy, marketing cost strategy about selling the goods and all that। ठीक है, सेकेंड टाइप हमारी आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग को हमने अगेन दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज को हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब व्हाट डज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मीन्स? इट इज बेसिकली सिमिलर टू द हेड्स ऑफ अकाउंट्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जिस तरह एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू को हेड्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। नाउ दिस classification of cost is incomplete without the concept of direct and indirect cost. Now, what does this means? We can easily define direct cost as a cost that are easily traceable into a product। किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए वो कॉस्ट जो इजीली ट्रेसेबल हो जाए उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू नो द एग्जाम्पल, वी कैन इजीली सी कि अगर हम कॉस्ट को डायरेक्ट, मटेरियल को हम डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं। अब डायरेक्ट मटेरियल की एग्जाम्पल हो गई वुड इन अ टेबल। अगर हम एक टेबल बना रहे हैं तो उस टेबल के अंदर वुड ऐसी चीज है जिसकी कॉस्ट को हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं, दैट्स व्हाई उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। सिमिलरली, सेकंड वन इज द डायरेक्ट लेबर। ठीक है, और डायरेक्ट लेबर क्या चीज हो गई? वो लेबर यानी कारपेंटर कह लें हम, जो इन अ टेबल, जो टेबल को
क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, टेबल को बना रहा है, उसकी कॉस्ट एक प्रोडक्ट के अंदर इजिली ट्रेस की जा सकती है। एंड थर्ड वन इज द डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यू कैन सी दैट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आर यूज्ड साइमल्टेनियस। ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे रॉयल्टी आ जाती है, एंड हायरिंग ऑफ स्पेशल टूल्स। हायरिंग ऑफ स्पेशल टूल्स से मतलब ये है कि लेट से हम कोई ऐसा डिजाइन बना रहे हैं अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर जो वन टाइम बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग ऑल द स्पेसिफिक टूल्स, हम क्या करते हैं, टूल्स को हायर कर लेते हैं, रेंट आउट कर लेते हैं। तो वो जो रेंट हमने उस टूल्स के लिए पे किया, दैट विल बी द डायरेक्ट एक्सपेंस। देन मूविंग टूवर्ड्स इनडायरेक्ट, तो हम इनडायरेक्ट को, कॉस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, आर कॉस्ट दैट कैन नॉट बी इजिली, मैंने ये नहीं कहा कैन नॉट बी, मैंने कैन नॉट बी इजिली वर्ड यूज किया है, ट्रेसेबल इनटू अ प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये किए जा सकते हैं ट्रेस। ठीक है। अब इसको ट्रेस करने के लिए हमें स्पेसिफिक सेंसर्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन मुझे ये मालूम करना था कि मेरी लेट से एक पर्टिकुलर गुड्स में इनडायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ। इनडायरेक्ट मटेरियल मालूम करने के लिए मैंने लेट से मुझे 10 रुपए मालूम करने के लिए मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए, तो इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द बिजनेस। ठीक है। तो अगर हम इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करें, तो अगेन अगर हम टेबल की एग्जांपल दें, तो नेल्स, कीलें जो यूज हो रही हैं, स्क्रूज जो यूज हो रहे हैं, और इवन ग्लू जो यूज हो रही है ना टेबल, विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर की अगर हम एग्जांपल देखें, तो ऑल दोज लेबर विच आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द टेबल, फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर्स। ठीक है, सुपरवाइजर सैलरी हो गई, और हमारा वहां पे लेट से गार्ड हो गया, इसी तरह हमारे क्लर्क्स हो गए, जितने भी वहाँ पे पीपल हैं एक फैक्ट्री के अंदर, उनकी जो भी हम उनको पे कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट लेबर बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द टेबल। सिमिलरली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नाउ देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट को हम क्या कहेंगे, लेट्स से depreciation of the machines in which the asset in which our table is being produced। ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इसी तरह बहुत सारे हो गए। हम कह सकते हैं विद इन आवर फैक्ट्री रेंट हो गया, इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग हो गई, एंड ऑल दीज विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी मस्ट अंडरस्टैंड, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी हमने पढ़ी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। ठीक है। सिमिलरली ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, आर फैक्ट्री ओवरहेड। तो जब भी वर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। आई थिंक ये यहाँ तक एक तरह की रिवीजन हो गई होगी, एंड आई होप कि a lot of students now understand this thing। ठीक है। Now the fourth classification and the last classification which we require here is uh, cost according to activity level। अब what does the word activity level means? Activity level
is basically production, related to production, how much unit we are producing. ठीक है? This word basically explain the concept of level of production. ठीक है? अब अगर हम लेवल ऑफ प्रोडक्शन वाइज बात करें तो हम अपनी कॉस्ट को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट. एंड व्हाट आर वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट changes in total with level of activity. जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है. ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके लिए, इसलिए मैं इसको रेड से लिख रहा हूं, विद इन रेलेवेंट रेंज. ठीक है. व्हाट डज दिस रेलेवेंट रेंज मीन्स? ठीक है, अभी इसको हम डिस्कस करते हैं. सिमिलरली ऑल्सो द कॉस्ट दैट remain unchanged per unit wise. ठीक है, विद इन द रेलेवेंट रेंज. फॉर एग्जाम्पल इसको हम ग्राफिकली देखते हैं. टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम ग्राफिकली देखेंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. अगर रेलेवेंट रेंज क्रॉस हो जाएगी तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट में एलिमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट शामिल हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉस्ट का बिहेवियर चेंज हो जाएगा. लेट से अगर आफ्टर रेलेवेंट रेंज हम बात करते हैं तो कॉस्ट कुछ यूं गई, उसके बाद क्या हुआ, लेट से रेलेवेंट रेंज क्रॉस हो गया तो कॉस्ट नीचे आई, फिर कॉस्ट यूं गई, फिर थोड़ी नीचे आई रेलेवेंट रेंज क्रॉस होने के बाद, और फिर इस तरह से गई. तो दिस पॉइंट इज बेसिकली द रेलेवेंट रेंज. रेलेवेंट रेंज क्रॉस होगी तो हमारी कॉस्ट का बिहेवियर, वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर चेंज हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली अब अगर हम इसको पर यूनिट वाइज देखते हैं तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल ऑलवेज बी द सेम. ठीक है. लेट से मैं एक यूनिट बना रहा हूं, मेरी कॉस्ट 10 रुपीज है, तो इन टोटल मेरी कॉस्ट 10 हो गई. दिस इज यूनिट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एंड दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट. मैं 10 यूनिट्स बना रहा हूं, इट रिमेन्स 10 अगेन, बट ये क्या हो गई, 10 10 100. मैं 50 यूनिट्स बना रहा हूं, इट अगेन रिमेन्स 10, और ये क्या हो गई, 500 हो गई. तो जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हैं, मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है इन टोटल बढ़ रही है, बट पर यूनिट वाइज जो है ये क्या है, अनचेंज है या सेम. दिस वाज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. सेकेंड वन जो हमारी कॉस्ट है इज अ फिक्स्ड कॉस्ट. अब अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट के बिहेवियर को देखें तो द कॉस्ट दैट remain constant with any level of activity. ठीक है. अगेन वर्ड इज विद इन रेलेवेंट रेंज, और द कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट विद एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी. और एक और वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन टोटल, यानी हम टोटल फिक्स कॉस्ट की बात करें. अगेन इट इज ओनली द फर्स्ट पार्ट. ऑल्सो
the cost that decreases per unit wise as level of activity rises within relevant range is also a fixed cost। ठीक है। अच्छा, इसको भी हम जल्दी से ग्राफिकली देख के, वीडियो हमारी लंबी हो रही है, हम कोशिश करेंगे कि इतनी लंबी वीडियो ना बनाए। अच्छा जी, जब हम ग्राफिकली देखते हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो है, अच्छा अगेन यहाँ पे ये जरूरी है, दिस इज द डॉलर वैल्यू, दिस इज द यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है। एग्जाम्पल क्या आ गई इसकी? रेंट। रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, चाहे आप यूनिट प्रोड्यूस करो या ना करो, तो यू हैव टू पे द रेंट ऑफ योर फैक्ट्री, और चाहे आप जितने भी यूनिट्स बनाओ। ठीक है। बट जब हम यूनिट वाइज बात करते हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है हमारी एज आवर नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीजेस। यहाँ पे यूनिट्स हमारे बढ़ रहे हैं और हमारी कॉस्ट जो है इन डॉलर, वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, वो नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है। क्यों आ रही है? बिकॉज लेट से मैं एक यूनिट बना रहा हूँ, दिस इज अगेन यूनिट, दिस इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, एंड दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट। मेरी कॉस्ट 1000 है, मैं एक यूनिट बना रहा हूँ, मेरी पर यूनिट कॉस्ट 1000 है। मैं दो यूनिट बना रहा हूँ, मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट 1000 रही, लेकिन पर यूनिट मेरी कॉस्ट कितनी हो गई? हाफ हो गई। मैं 4 यूनिट बना रहा हूँ, अगेन ये 1000 रही, बट ये 250 हो गई। मैं 10 यूनिट्स बना रहा हूँ, ये अगेन 1000 रही, और ये कितनी हो गई? 100 हो गई। तो वी कैन सी दैट कि ये कीप ऑन डिक्रीजिंग, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हमारी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। नाउ अगर मैं थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट पढ़ाने से पहले इसको ग्राफिकली बनाऊं, ये मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, तो एक तीसरी टाइप ऑफ कॉस्ट भी तो है जो कि यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है। और ये क्या होगी? इस लाइन से पैरेलल होगी। इसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट हमारी क्या हो गई? द कॉस्ट दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है। और फोर्थ टाइप ऑफ हमारी कॉस्ट हो गई स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए हम क्या बोलेंगे? व्हेन रेलेवेंट रेंज इज क्रॉस्ड, तो फिक्स कॉस्ट बिकम्स स्टेप फिक्स कॉस्ट। ठीक है। हाउ? ग्राफिकली देख लेते हैं हम। ये लाइन जो है गुजारी टेढ़ी हो गई। अच्छा जी, हमारी ये रेलेवेंट रेंज थी, ये वाली, यहां तक हमारी कॉस्ट क्या थी? फिक्स थी। जैसे ही रेंज क्रॉस हुई, हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो गई। लेट्स से 1000 वाज द रेंट ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस। जैसे ही हमने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई, हमें जगह कम पड़ गई, हमें और मशीन चाहिए थी, हमने एक और एरिया रेंट पे ले लिया, और उसका रेंट मिला के और इसका रेंट मिला के कितना हो गया? 2000 हो गया। अब वो इस पॉइंट तक फिक्स रही, देन अगेन वो ऊपर गई, फिर वो इस तरह से, तो ये स्टेप कॉस्ट बन गई। तो ये यहां तक सपोज 1000 यूनिट्स बन रहे थे, मुझे ज्यादा यूनिट्स बनाने थे, 2000 यूनिट्स बनाने थे, तो मेरी कॉस्ट आगे क्या हो गई? रेलेवेंट रेंज क्रॉस हो गई।
फिर यहाँ पे मुझे 3000 यूनिट्स बनाए थे। तो जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ रहे हैं, मेरी रेलेवेंट रेंज क्रॉस हो रही है। ठीक है। तो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, but when I will be explaining you the difference between absorption costing and marginal costing, there will be one more type of classification of cost that is known as period cost and product cost. ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट को बनाने में काम आती है। पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट जो किसी टाइम पीरियड पे पे करनी होती है। तो यू गेस इट राइट, all variable costs are product cost and all fixed costs are the period cost। ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आया होगा। इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर आई विल स्टार्ट टीचिंग मार्जिनल कॉस्टिंग एंड आई विल ट्राई कि आप लोग के कॉन्सेप्ट जो हैं, जो भी प्रॉब्लम हैं, वो उसको मैं रिजॉल्व करूँ। ओके, आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।